जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, ठीक ना। क्लास 5 का ईवीएस यानी पर्यावरण और हम जो एनसीईआरटी जो बुक है, ठीक ना, उसके सभी बातों को चुन चुन करके इकट्ठा करके लाए हैं, ठीक है ना। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। अगर ये आपका इसका पीडीएफ चाहिए, पूरे बुक की बात करें, 21 चैप्टर है, ठीक ना, 21 चैप्टर। ये जो हम करवाने जा रहा है, इसमें पहले का एक चैप्टर करवा दिए हैं, पटना से नाथुला की यात्रा पर जो बच्चा गया था उसे जितना क्वेश्चन बना था, ठीक ना। और ये जो है आपका चैप्टर 2, 3 और 4 और 5 है, ठीक ना। 4 चैप्टरों से इसमें है। तो पूरे बुक का यानी 21 चैप्टरों का अगर पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक ना, तो 72 अबे 45 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक ना। और इसके लिए 30 रुपया आपको लगेगा, ठीक ना, काहे से कि नेट चार्ज वार्ज लगता है, ठीक है। तो 30 रुपये आप फोन पे कर दीजिएगा या गूगल पे कीजिए, तो इस नंबर पे तो हम आपको ये पीडीएफ दे देंगे, ठीक ना। तो चलिए आइए अब इसे हम लोग देख ले रहे हैं। एक बार देख लीजिएगा और एक बार पीडीएफ मिल जाएगा तो उसको देख लीजिएगा, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। चैप्टर 2 है खेल। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही, इससे क्वेश्चन उठाएगा तो ये उठाएगा कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक ना। तो आइए उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए जुडो, उस खेल में बच्चा सब क्या कर रहा है, खो खो को खेल रहा है, उसमें ये चीज़ दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, वीडियो जाकर के देख सकते हैं इसी में। तो जुडो खेल रहा है, सब खो खो से बात निकल करके जुडो पर चल जाता है, जुडो से फिर इस तरह से क्या होता है कि बात आगे बढ़ता है। तो उसमें यह दिया हुआ है कि जुडो में कितने खिलाड़ी हैं। जुडो कराटे खेल जो है वो क्या है, तो एक प्रकार का यह मार्शल आर्ट है। क्या है? एक मार्शल आर्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जुडो कराटा जो है क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, यह खेल है। और खेल में क्या है, तो एक आर्ट है, आर्ट यानी कला है, मार्शल आर्ट्स। देखिए मार्शल आर्ट क्या होता है, तो यह एक युद्ध कला है। क्या है? युद्ध कला है। इससे अपनी सुरक्षा की जाती है। यह नहीं कि किसी को मारा जाता है, बल्कि अगर कोई अटैक कर रहा है तो हम अपने शरीर का क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं मार्शल आर्ट सीख करके, ठीक ना। सुमो कहाँ का खेल है, तो सुमो जो है जापान का खेल है। और यह भी एक तरह के कुश्ती के जैसा है। जो हमारे यहाँ कुश्ती होता है, वहाँ भी एक कुश्ती ही है, जिसको सुमो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुमो। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जापान का सुमो कहाँ का खेल है, तो जापान का। ओके। गतका किस समुदाय का खेल है, किस समुदाय के लोग गतका खेलते हैं, ठीक ना। तो ये खेलते हैं सिख समुदाय के जो लोग होते हैं वो गतका खेलते हैं। गतका वही लाठी रहता है, ये टक 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 इस तरह से खेलता है, बड़ा सुंदर लगता है, देखे होंगे। गतका किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। गतका को सैन्य रूप किसने दिया था? सैन्य रूप, सैनिकों का रूप देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे, तो वो 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। याद रखिएगा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और अंतिम थे, ठीक ना। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और अंतिम गुरु थे, ठीक ना। गतका किस दिन खेला जाता है, तो जानते हैं गतका किस दिन लोग खेलता है, ठीक ना। बैसाखी और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर। अब बैसाखी आपको पता होगा कि पंजाब का त्योहार है, ठीक ना। तो वहां जब ये लोग मनाता होगा और गुरु गोविंद सिंह की जयंती जब मनता है, तो ये 2 दिन क्या करता है लोग कि गतका खेलता है, ठीक ना। इसे हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन मेन जो खेल है सिख समुदाय के ही है, लेकिन हिंदू मुस्लिम भी खेलते हैं। ओके। तो ये था आपका चैप्टर 2 यानी खेल से संबंधित। और अब ये जान ले इसी चैप्टर में कि इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, जरा इसे भी हम लोग जान लें। टेनिस भी 2 व्यक्ति खेलता है, ठीक ना। 1 या 2, एक को खेल सकता है, ठीक। उसके बाद टेबल टेनिस कितना खेलता है, तो 1 या 2, लेकिन 2 ही याद रखें, क्योंकि अधिकांश आप देखेंगे कि खेला तो 2 ही का मजा आएगा ना। पोलो जो होता है, ये घुड़सवार बन करके उसके बाद गेंदा को मारना पड़ता है, तो इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में, ठीक ना। और वाटर पोलो में याद रखिएगा 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने? 7। बास्केटबॉल, जो बॉल को लेकर के बास्केट में डाला जाता है, उसमें 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक ना। और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक ना। क्या दिख रहा है क्या? वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। और नेट बॉल जो होता है, नेट बॉल, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं।
और कबड्डी में तो आपको पता ही होगा 7 खिलाड़ी होता है। जिम्नास्टिक जो होता है इसमें 8 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में कितने 8 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। और खो खो जो इस खेल में इस चैप्टर में चर्चा दिया है खो खो का, तो उसमें खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कितने होती है 9, ठीक है। उसके बाद कुछ और खेल में खिलाड़ियों के बारे में जान लें हम लोग। क्रिकेट तो किसी के जुबान से फिसलने वाला ही बात नहीं है, क्रिकेट तो लोकप्रिय खेला है। 11 खिलाड़ी इसमें होते हैं। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी 11 होते हैं। और रग्बी फुटबॉल जो होता है उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक ना। तो ये आपका अध्याय 2 यानी खेल से संबंधित इतना बात आप वो पूछ सकता है, इतना औकात उसके पास है, ठीक ना। आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा तो उसका तो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। अध्याय 3 बीजों का बिखरना। अध्याय 3 में पढ़ने के लिए दिया है बीजों का बिखरना। बीज जो होता है एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है बीजों का बिखरना। और ये अनेक क्या होता है, कारक होता है, अनेक माध्यम होता है जिसके माध्यम से ये एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। जैसे मान लीजिए हवा उड़िया कर लेके चले जाए, ठीक ना, या पानी से बह करके चला जाए, तो पानी वाला जो होगा पानी, ये दूसरा भी होगा कि मार के उड़ के चल गया पानी में, पानी उसको लेकर के एक जगह से दूसरे जगह चला गया, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा बीज है जो कि पानी से और हवा और इस तरह से किसी जानवर के माध्यम से फैलता है। तो पहले सबसे बड़ी बात यह है कि बीजों का बिखरना में कुछ बच्चे जो हैं स्कूल से भ्रमण पर गए हैं, और भ्रमण पर गए हैं तो वहाँ पे किस चीज़ के भ्रमण करने गए हैं, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है ना, जो वर्धमान महावीर है 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर है, उन्हीं का जो क्या बोलते हैं जन्मस्थली, लोग कुछ लोग मानता है, लेकिन जन्मस्थली तो वैशाली के कुंडग्राम में है। वहां पे घूमने के लिए बच्चा लोग गया है, ठीक है ना। तो वहां पे जब घूमने के लिए, अब ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पे घूमने के लिए गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बना इसलिए हमने छोड़ दिया है, ठीक ना। तो याद रखिएगा फिलहाल कि जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकर है वो वर्धमान महावीर है, ठीक ना। अब वर्धमान महावीर, अब ये जब जैन धर्म के प्रवर्तक है 24वें तीर्थकर है, सॉरी प्रवर्तक नहीं है 24वें तीर्थकर है, ठीक ना। तो जैन धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड इस सभी को हम करवा चुके हैं पूरा डिटेल। उसके बाद उसका MCQ भी करवा दी है। अगर आप पहली बार वीडियो पे नए चैनल पे आए होंगे तो गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर के उस सभी को देख सकते हैं। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को क्या कहा जाता है, तो बीजों का बिखरना कहा जाता है। हरसिंगार या गुलमेहदी के बीज किस प्रकार बिखेरते हैं, मतलब किस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जानते हैं? फटक्कर या चटक्कर। फटक्कर या चटक्कर। आप देखे होंगे सरसों तो देखे ही होंगे, शहर में रह रहे होंगे तो गांव में आते होंगे तो कभी देखते होंगे बसंत ऋतु में सरसों, उसके बाद जब फूट बैठी हो जाता है तो ज़्यादा दिन तक ले छोड़ दिया जाता है खेतों में, तो उसका फट जाता है। अब फट करके चटक करके सरसों नीचे गिर जाता है। और भी है, तो इस तरह से फटक करके चटक करके गिरने वाला हरसिंगार भी और हरसिंगार और गुलमेहदी भी है। तो हरसिंगार गुलमेहदी का उस चैप्टर में चर्चा किया है, तो हरसिंगार गुलमेहदी से ही क्वेश्चन उठा सकता है। फटक्कर या चटक्कर। कपास के जो बीज होता है इसका भी चर्चा उसमें किया है। ऐसे तो बीजों की कमी नहीं है, ठीक ना, बीजों की कमी नहीं है। बीज किस प्रकार बिखेरते हैं, तो हवा में उड़कर, क्योंकि हल्का होते हैं। कपास का जो बीज होता है जिसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, उजला सोना, ठीक है ना, जो काली मिट्टी या रेंगुर मिट्टी में उपयुक्त उसका मौसम होता है, उसमें खूब बढ़िया से वो फरता है, उगता है, ठीक ना, उपयुक्त मिट्टी होता है उसके लिए। तो इससे रिलेटेड बात आगे तो बता दी है। तो कपास के बीज किस प्रकार बिखेरते हैं, तो ये हवा में उड़ करके, हवा होता है, हवा उड़ा कर लेके चल जाता है। कमल और कुमुदनी, अब ये जानते होंगे कि कमल जो होता है पानी में होता है, ठीक ना। तो ये कमल और कुमुदनी के बीच किस प्रकार से बिखेरते हैं, तो ये पानी में तर करके, क्योंकि पानी क्या चीज़ है, तो पानी में तर करके एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाता है। गोखरू का बीज किस प्रकार बिखरता है, तो जानवरों के माध्यम से। आप गोखरू के बीज देखे होंगे तो बहुत बढ़िया है। वो क्या होता है जानते हैं, ओकरा में कांटा होता है। पहले बियाह शादी होता था ना, तो पहले बियाह शादी होता था, सब ओकरे के लेकर के देह पर सबके फेंक देता था, सब कपार में। और क्या होता था कि सट जाता था, इस तरह से उसमें मार खानी कांटा टाइप के रहता है, घूमल कांटा, ठीक ना। गोखरू के जो बीज होता है, ये बकरी उकरी सब चढ़ने जाता है, तब बकरिया के केसवा में सब सट गया रहता है, ठीक ना। बकरी उकरी चढ़ने जब जाता है तो उसके एथिया में सट जाता है, एक के तुर के आ सब क्या करता है, सबके देह पर कोनो फेंक देता है, सट जाता है, ठीक ना। तो ये गोखरू का बीज है, ठीक है ना। तो ये कैसे एथी होता है, तो जानवरों के माध्यम से। ज़्यादा बकरियाँ सब चढ़ने जाती है, बकरिया केसों में सट जाता है, आ सट करके एक जगह से दूसरे जगह चल जाएगा। अब छोड़ा के लोग फेंक देगा, वहाँ से घर जंगल में से ले आई और उन्हें कौड़ी फेंक देगा, तो हो जाता है गोखरू का बीज, ठीक है ना। जानवरों के माध्यम से होता है, ठीक है।
बरगद, पीपल, बरगद और अमरूद के बीज किस प्रकार बिखेरते हैं? तो पक्षियों के द्वारा। पक्षियाँ खाती है। और मल के जो मल होता है उसका बीट होता है, वो जेने तेने क्या करती है कि बस समझ रहे हैं ना, तो क्या होता है कि वो नहीं जाम जाता है। अब मान लीजिए दीवार पर मिट्टी का दीवार है, ऊपर बैठ के मैंने खा लिया, जाके बैठ गया, उस ऊपर से बीट अपना छोड़ दी, तो पता चलेगा कि जाकर के दीवार में से दीवाले में उड़ जाएगा, उग जाएगा पीपल के पेड़। तो अधिकांश देखते हो मिट्टी के दीवार में पुराने भवन वन होता है, उसमें क्या होता है कि बीज अथी पीपल का बर का आप देखे होंगे, ठीक ना। उसके बाद चैप्टर अगला है, चौथा चैप्टर है मेरा बगीचा। चौथा चैप्टर है मेरा बगीचा। इसमें देखिए, इसमें बस ज़्यादा बात नहीं दिया है, एक चीज़ का बात दिया है, हर्बेरियम। हर्बेरियम की चर्चा किया है। तो ये हर्बेरियम क्या होता है? देखिए 4-5-10 प्रकार के, मान लीजिए कि उसमें एक लड़का होता है, उसकी मम्मी बोलती है कि जाके बेटा लिया, उसके पापा का तबादला हुआ रहता है, तो वह नया घर वर लिए रहते तो वहीं गया रहता है। तो होता ये है कि लड़कावा से उसकी मम्मी बोलती है कि जाओ 10 प्रकार के सब फूल पत्ता लेकर के आओ, ठीक ना। तो वो बगीचे में जाता है। बगीचे में जाता है तो एक बोर्ड लिखा रहता है जिसमें 17 प्रकार के तितलियों के बारे में लिखा रहता है और 87 प्रकार के पक्षियों के बारे में, मोर उड़ ये सब, गौरैया उड़ैया बाज रहता है, ठीक ना। तो गया रहता है। तो ये हर्बेरियम वो जो लाएगा तो उसकी मम्मी क्या करेगी कि उसको रख करके अखबार में उसको इसे पलट करके दबा करके केनो रख देगी, ठीक ना। तो इस तरह से ये जो बन गया, ये बन गया आपका हर्बेरियम बन गया। तो वही भविष्य के संदर्भ के लिए, माने भविष्य के लिए उपयोग में किए जाने वाले एकत्रित सूखे, दबाए गए और संरक्षित पौधों के नमूनों के लिए 2 बार लिखा गया है, घबराइए ऐसी मत कीजिएगा। एक स्थान पर भंडारण, ये कहलाएगा क्या आपका हर्बेरियम कहलाएगा। अब उसमें एक और चर्चा दिया गया है बबूल। बबूल मतलब झरकट के पेड़ देखे होंगे आप, बहुत टाइट होता है, कठोर। और कैक्टस, कैक्टस से भी आप रूबरू होंगे, ठीक ना। कैक्टस जो होता है जिसको खूब चाव से ऊंट खा जाता है, ठीक ना। इसमें कैक्टस में कई प्रकार के होता है। एगो इस तरह से होता है सब, एगो इस तरह से होता है जिसमें इस तरह से कांटा पूरा रहता है, ठीक ना। तो ये आपका हो जाता है कैक्टस, ठीक ना। उसके बाद एक पतला पतला भी रहता है। तो ये सब जानते हैं ये सब कहाँ उगने वाला पौधा है? ये सब रेगिस्तानी है। रेगिस्तान में, वो मरुभूमि में ये सब क्या करता है? उगता है, ठीक ना। तो ये कैक्टस होता है। तो ये सब कहाँ उगता है? ये मरुभूमि में उगता है। बस इतना ही उसमें चर्चा दिया है। हर्बेरियम, अब देखिए 5 क्लास के हो, चाहे 2 क्लास के हो, चाहे 3 क्लास के हो, गुरुजी अगर आप नहीं जान रहे तो आपके लिए भारी ही है। अगर नहीं जा रहे, परीक्षा में आ जाएगा तो आपके लिए भारी होगा। अब हर्बेरियम नहीं जा रहे, हर्बेरियम आ जाएगा तो क्या कीजिएगा? तब तो आप तो गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ा जाएगा। भले आप क्लास 12 तक जानते होंगे, BA IMA किए होंगे, वो अलग बात है कि नहीं। तब बबूल और कैक्टस कहाँ उगने वाले पौधे हैं? तब मरुभूमि में। और पढ़ाई तो एक समुद्र की तरह है, कितना जितना पढ़िएगा उतना ही कम रहेगा। अगला है अध्याय 5, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन रगड़ के देने वाला है, ठीक ना। तो रगड़ के देने वाला है, तो रगड़ के पढ़ना भी हम लोगों को है। पढ़ लेंगे तो काहे नहीं, कहाँ से देगा। नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर क्या है भाई? तो ये संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय है। कैसा विद्यालय है? आवासीय, मतलब कि यहाँ बच्चा रहता था, खाता पीता सब था, ठीक है, सोना वोना सब, खाना वाना, और जा करके अपना क्या करना? पढ़ना लिखना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तब 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। कब? 5वीं शताब्दी में कुमार जो गुप्त सम्राट थे, गुप्त वंश के जो सम्राट थे, ठीक है ना, कुमार गुप्त, उन्हीं के द्वारा 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने छात्र और शिक्षक थे? तो छात्रों की संख्या तो 10,000 और शिक्षक थे 2,000, ठीक ना। 10,000 और 2,000, ठीक ना। यानी ये कितना का रेशियो हुआ जी? 3 और 2 = 10। अरे वाह, ये तो 5 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक, 5 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक। बुझ लीजिए कि कितना टाइट पढ़ाई होता होगा। अभी 40 का रेशियो रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय में कहाँ से छात्र आते थे? तब विश्व के कोने कोने से, जैसे कोरिया से, जापान से, चीन से, तिब्बत से, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए उसमें आते थे, ठीक ना। नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष किस काल में हुआ था? तो 8वीं से 12वीं सदी के बीच में इसका क्या हुआ था? उत्कर्ष का काल था, मतलब पूरा एकदम नामियर हो गया था, ठीक ना। तो ह्वेन सांग कहाँ का यात्री था? जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने भी आया था और पढ़ करके पढ़ाया भी बाद में, ठीक ना। तो ये चीनी यात्री था, ज़्यादा चीने उने के लोग आया था, ठीक ना।
नालंदा विश्वविद्यालय का अंत कब हो गया? तब 12वीं शताब्दी में, ठीक ना। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? बर्बाद कर दिया गया, ठीक ना। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाता था जानते हैं? उसको धर्मगंज कहा जाता था। जहां पुस्तकालय का क्षेत्र था उसको धर्मगंज बोला गया, ठीक। आगे देखेंगे पुस्तकालय जो था कितने मंजिला थी और इसमें कितने पुस्तकालय थे? तो जानते हैं 9 मंजिला। अब बताइए जरा, उस समय सीमेंट छड़ का कोई आविष्कार नहीं, उसमें कोई सीमेंट छड़ नहीं है। आप गए होंगे उस खंडर को तो देखे होंगे, ठीक ना। फिर भी 9 मंजिला इमारत बना दिया गया है और उसमें तीन गो पुस्तकालय, रत्न दधि, रत्न रंजक और रत्न सागर, 3 गो उसमें क्या था? पुस्तकालय था। अब बख्तियार खिलजी उसको जलाया था ना, तो 6 महीना तक धू धू करके जलते रह गया था वो। बुझ लीजिए कि इतना सारा पुस्तक था उसमें। नए नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास किनके मार्गदर्शन में हुआ था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। वहां से 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर, ठीक ना, एक और उसी के जैसा नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा है, ठीक ना। मतलब नाम में उसी से है, आवासीय ही है। तो APJ अब्दुल कलाम डॉक्टर और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर अमर्त्य सेन के प्रयास से वहां पे क्या किया जा रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। मगध की राजधानी, उसमें चर्चा है उसी चीज को हम लेके आए हैं। नहीं तो इसके जानना तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें जो चर्चा है उसी को लेकर के आए हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज यानी राजगीर थी। देखिए, एक परीक्षा जो हो जाएगा ना, तब लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि हम अब तो ले लेंगे सिलेक्शन, है कि नहीं। क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, घबराए भी हैं कि कितना कटअप जाएगा, क्या जाएगा, तरह तरह के मन में उहापोह हुआ है। हम बोल रहे हैं ना कि आप बस कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए। कब सफलता हासिल हो जाएगा पता नहीं। अब सुतले सुतले सपना अगर देखा जाएगा तब तक गड़बड़े सब हो जाएगा, ठीक ना। तब मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज यानी राजगीर। आज का राजगीर, पहले गिरिब्रज। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तब पहले पाटलिपुत्र। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तब भागलपुर में। विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा में। एक भी पॉइंट को हम छोड़े नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। पहले इसको हैंड राइटिंग नोट्स में लिखना पड़ता है, तब जाकर इसको टेक्स्ट में चेंज करना पड़ता है, ठीक ना। हम मात्र 30 रुपये पूरे किताब का ले रहे हैं। तो कितने गुरुजी ले रहे हैं, पैसा वो नहीं भेज रहे हैं। 12 गुरुजी 30 रुपया में ऐसे है, वाह। जरा उनसे मेहनत करवा लिया जाए, सरकार पैसा नहीं देता, गुरुजी खिसिए जाएंगे, हड़तालें कर देंगे। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा में। भगवान महावीर का जन्मस्थली कहाँ है? तो वैशाली के कुंडग्राम में है, ठीक ना। यहाँ विश्वविद्यालय जगह तारकुंड छूट गया, कुंडग्राम हो गया, ठीक ना। छोटी छोटी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। बोध गया किस लिए विख्यात है? तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के लिए। बोध गया में ही महात्मा गांधी को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया के बारे में और महात्मा बुद्ध के बारे में उससे जितना रिलेटेड बात है वो वीडियो अपलोड है, आप जा करके देख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तब पटना साहिब में है। कहाँ है? पटना साहिब में है, ठीक ना। आइए देखते हैं, ये तन का चैप्टर लंबा है और इसमें बहुत सारा बात दिया है, यही है लास्ट, ठीक ना। विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा स्तूप कौन सा है और कहाँ है? तो मोतिहारी में है, केसरिया स्तूप है। मोतिहारी में केसरिया जगह में जो स्तूप है तो उसका नाम हो गया केसरिया स्तूप, तो मोतिहारी जिला में है, ठीक ना। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप, ठीक ना। गोल घर कहाँ है? तो ये तो पटना में है। देव सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये औरंगाबाद में है। देव सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद में। जल मंदिर कहाँ है? तब पावापुरी में है। पावापुरी में है, यहीं पे भगवान वर्तमान महावीर का निर्वाण की प्राप्ति हुआ था। जन्म कुंडग्राम में हुआ था, अब मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में, ठीक ना। वहीं पे जल मंदिर है। महाबोधि मंदिर कहाँ है? तब बोध गया में है, ठीक ना। मल्लिक बया का मकबरा कहाँ है? मल्लिक बया का मकबरा कहाँ है? तो वो बिहार शरीफ में है, ठीक ना। नालंदा विश्वविद्यालय में सीमेंट की जगह किसका प्रयोग किया गया है? जब नालंदा विश्वविद्यालय जो बन रहा था तो उसमें सीमेंट की जगह पर क्या चीज का प्रयोग किया है? तो जानते हैं, सूरखी, चूना, उड़द की दाल, छोआ और गोंद का प्रयोग उसमें किया गया है बनाने में, ठीक ना। तो ये था 5 तकले, ठीक ना। फिर 5 तकले के लेकर के हम आएंगे और आपको फिर प्रोवाइड कर देंगे 30 रुपया दे करके। अगर भेज दे रहे थे इसको हम भेज देंगे प्लस 1 वाला के प्लस ही 4 के, और फिर क्या करेंगे कि 5 इस तरह से हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो अपने गुरुजनों के मतलब वही क्या है कि मतलब अपने साथियों के बीच में शेयर कर देते तो बड़ा सुंदर होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।